नमस्कार। आज क्लास 11 का अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है 1995 में। वैश्वीकरण का संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से। विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है वैश्वीकरण। फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों का उदार एवं सरल कर दिया गया था। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव इनमें से सभी: उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? IBRD। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है विनिवेश। WTO किसका पूर्ण रूप है? विश्व व्यापार संगठन का। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताएं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है इनमें से सभी: आय असमानता, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, कृषि संकट। विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? इनमें सभी: सीमा शुल्क दरों की कमी करना, निर्यातकों को विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा, निर्यातकों को बेहतर आधारिक संरचना उपलब्ध कराना। भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है एस्टर नीति। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना माना जाता है उदारीकरण। अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा के आधिकारिक मूल्य को कम करना। नई आर्थिक नीति में किस से सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों को। कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है? आयात प्रतिस्थापन। वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या है 5। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत के आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किए गए? 1991 से। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। निजीकरण क्या है? निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक उद्यमों पर पूर्ण या आंशिक अधिकार उनका प्रबंध किया जाता है। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ने वाले संपर्क सूत्रों को बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है ताकि विश्व की आर्थिक व सामाजिक स्तर पर पारस्परिक निर्भरता बढ़ सके। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? संकेत: जुलाई 1991 में। विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है?
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमा शुल्क व गैर सीमा शुल्कों की कमी, जीवन स्तर में वृद्धि, व्यापार नीतियों, पर्यावरणीय नीतियों, विकास की नीतियों के बीच लिंक स्थापित करना, एकीकृत व टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का विकास, व्यापार जनित झगड़ों का निवारण। आर्थिक सुधार के पीछे किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र का रखरखाव, प्रदर्शन, भुगतान संतुलन में घाटा, ऋणों के अत्यधिक बोझ, विदेशी विनिमय कोष में गिरावट। भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए? उत्तर में आर्थिक सुधार निम्न कारणों से प्रारंभ किए गए। 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय ने भारी उधारी को जन्म दिया। 1991 में राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 60% था। सरकार ब्याज तक देने में असमर्थ थी। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधन प्रबंधन की अक्षमता थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिन्हें हम आयातों के भुगतान के लिए रखते हैं, इतने कम हो गए कि वे केवल 3 सप्ताह के लिए पर्याप्त थे। खाड़ी युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ने की दरें दोहरे अंक में पहुंच गई, जिससे संकट को बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति की दर 12% प्रति वर्ष था। घटिया प्रबंधन के कारण बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चले रहे थे। इस संकट का जवाब सरकार ने 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति की उद्घोषणा करके दिया। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? IMF और विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश वैश्वीकृत होते हुए विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रणों की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधाप्रद की भूमिका अदा करने का बड़ा परिवर्तन किया। पहले एक नियंत्रक के रूप में RBI खुद ब्याज तय करता था तथा प्रबंधकीय निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था, परंतु उदारीकरण के उपरांत इसे सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत ब्याज दरों को बाजार बलों द्वारा निर्धारित होने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था तथा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को प्रबंधन निर्णयों की स्वतंत्रता दे दी गई। उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक था। उदारीकरण के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, अतः बाजार से उत्तम प्राप्ति के लिए बैंकों को प्रबंधन निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखता है। यह उस न्यूनतम रोकड़ की राशि अनुपात निर्धारित करता है जो हर व्यावसायिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। इसे नकद प्रक्षेत्र अनुपात कहा जाता है। यह उस न्यूनतम अनुपात का निर्धारण करता है जो नकद तरल परिसंपत्तियों के रूप में एक बैंक को अपने पास रखना होता है। इसमें वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। रिजर्व बैंक वह ब्याज दर निर्धारित करता है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के विनिमय बिलों को छूट देगा। इसे बैंक दर कहते हैं। रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय से जब विनिमय दर में गिरावट आती है, जिससे एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं।
अतः निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाते हैं। इस तरह व्यापार का संतुलन ठीक हो जाता है। अल्पांश विक्रय और युक्तियुक्त विक्रय, इसके अंतर्गत घरेलू सार्वजनिक निगम के द्वारा इक्विटी निवेशकों को प्रस्तावित करती है। इसके अंतर्गत 91% से अधिक शेयर को महत्वपूर्ण विक्रेता को बेच दिए जाते हैं। इसे विनिवेश भी कहा जाता है और इसे निजीकरण भी कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार, एक व्यापार समझौते जिससे में दो देश शामिल होते हैं उन्हें द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। एक व्यापार समझौता जिसमें दो या दो से अधिक शामिल होते हैं उन्हें बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के गठन के पूर्व देशों में द्विपक्षीय व्यापार का प्रचलन था। विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का पक्षधर है। प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोध, आधार अर्थ, प्रशुल्क अवरोध अप्रत्यक्ष अवरोधक, वे आयात और निर्यात पर कर के रूप में अवरोधक हैं। ये आयात पर लगाई गई मात्रात्मक प्रतिबंध का या कोटा है जो भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। उद्देश्य, ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। घरेलू उद्योग की रक्षा करते हैं तथा सरकारी राजस्व को बढ़ाते हैं। ये सकल घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं। प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, प्रशुल्क घरेलू वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। इसमें घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यह घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। 8वां, परिणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है? यह भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर लगाई गई कुल मात्रा या कोटे के रूप में प्रतिबंध को दर्शाता है। लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों नहीं? इसका विपरीत है। हमें घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण कर देना चाहिए। यदि हम लाभ कमा रहे हैं सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण करेंगे तो यह सरकारी राजस्व के लिए नुकसान होगा जो देश के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता था। सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी, आधुनिकीकृत और दक्ष होने के लिए लाभ की जरूरत है। क्या आपके विचार से बाह्य परापन भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? उत्तर, बाह्य परापन भारत के लिए अच्छा है क्योंकि यह कई भारतीयों को रोजगार प्रदान कर रहा है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से देश में विदेशी मुद्रा ला रहा है। विदेशी देश इसको विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच आय की असमानता कम हो जाएगी। यह उनके अपने देश में रोजगार के अवसर कम कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य परापन केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? भारत एक विश्व बाह्य परापन केंद्र बन रहा है क्योंकि भारत में सस्ते दरों पर पर्याप्त और कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। भारत में ऐसी सरकारी नीतियां हैं जो बाह्य परापन के पक्ष में है। भारत विकसित देशों से दुनिया के अन्य भाग में स्थित जिसे समय का अंतराल है। क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक हो रही है? कैसे?
सरकार ने कुछ लाभ कमा रही सार्वजनिक उपक्रमों को विशेष स्वायत्तता देने का निर्णय किया। 1996 में नवरत्न नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत 9 सार्वजनिक लाभ कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया तथा अन्य 97 लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लघु रत्न कहा गया। नवरत्न और लघु रत्न नाम के अलंकरण के बाद इन कंपनियों के निष्पादन में अवश्य ही सुधार आया। उन्हें अधिक प्रचलन और प्रबंधकीय स्वायत्तता दी गई, जिससे उनकी दक्षता और उसके द्वारा मुनाफे में वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। भारत का एक मजबूत औद्योगिक आधार नहीं है, अतः सुधार अवधि में द्वितीय क्षेत्र ने अधिक विकास नहीं किया। विदेशी निवेशक कृषि की भारतीय प्रकृति और जोखिम शामिल होने के कारण उन्हें कृषि में और निवेश में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें भारत अनुबंधित सेवाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता था। सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित होने हुआ लगता है। क्यों? यह बिल्कुल सही कहा गया है कि सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ है। सुधार अवधि के दौरान कृषि के सार्वजनिक निवेश विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार, लीकेज, अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में कम हुआ। उर्वरक सहायकी हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई, जिसने छोटे और सीमांत किसानों को दुष्प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में बहुत जल्दी नीति परिवर्तन हुए, जिसमें भारतीय किसानों को दुष्प्रभावित किया है, क्योंकि अब उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कृषि निर्यात उन्मुख रणनीति के कारण उत्पाद घरेलू बाजार के बजाय निर्यात बाजार के लिए हो रहा है। इसमें खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के बदले नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करवाया। इससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र का सुधार अवधि में निराशाजनक निष्पादन हो रहा है, क्योंकि सस्ते आयात इस तथ्य के कारण है कि विदेशों से आने वाले सस्ते आयात ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया और घरेलू उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बुनियादी ढांचे की कमी, निवेश में कमी के कारण आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली आपूर्ति पर्याप्त बनी रही। विकासशील देशों में रोजगार के प्रतिकूल हालात, वैश्वीकरण ने रोजगार की स्थिति के संदर्भ में घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, परंतु रोजगार के हालात प्रतिकूल हैं। अनुचित वैश्वीकरण, भारत जैसे विकासशील देशों की अब भी उच्च प्रशुल्क अवरोधों के कारण विकसित देशों के बाजार तक पहुंच नहीं है। सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधार पर चर्चा करें। जब हम आर्थिक सुधारों को सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो आर्थिक सुधार का हानिकारक पाते हैं। अपने दृष्टिकोण के लिए हम निम्नलिखित कारण दे सकते हैं। हालांकि सुधार अवधि में विकास दरों में वृद्धि हुई, परंतु यह व्यवसाय रहित वृद्धि रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात को अनदेखा करते हुए कि भारत श्रम प्रधान देश से पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करती है। सुधार ने निवेश की कमी के कारण कृषि को दुष्प्रभावित किया है तथा इसे क्षेत्र के वृद्धि दरों में सुधार अवधि में कमी आई। सुधारों ने दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन किया। एक भारत जैसा देश जहां एक व्यक्ति पाँचवां हिस्सा अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वह माल
कुत्ते के भोजन, चॉकलेट, आइसक्रीम पर निवेश कर रहा है। भारत के छोटे उत्पादक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में असफल रहे हैं, अतः इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण ले गया, उसके कर्मचारियों के लिए रोजगार स्थितियां बेहतर बेहतर हो गई। सुधारों ने एक दोहरी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत हम विश्व स्तर के अस्पताल और असहनीय सरकारी अस्पताल, विश्व स्तर के स्कूल और तंबू में चलाए जा रहे स्कूल एक साथ देखे जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में कोई निवेश नहीं किया है, और यदि किया भी तो ऐसा जो केवल भारत के अमीर वर्ग के लिए है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।